हेलो एवरीवन, हमारे साथ है आज शेखर सर, जिनका एमपीपीएससी 2019 में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैडम। और इनकी हम स्ट्रैटेजी जानते हैं कि सर ने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की और सारी चीज़ें आप कैसे इनसे सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने आप बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने स्कूल कॉलेज के बारे में। मैडम मैं मंडला ज़िले से आता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग सिवनी और बालाघाट से करी है और कॉलेज मैंने मैनेट होता है जो अपने मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा है मैडम। ओके, फिर आप फैमिली बैकग्राउंड आपका? फैमिली, मेरे पापा जो हैं वो सहकारिता विभाग में सहायक ग्रेड 1 की पोस्ट में है और मम्मी हाउसवाइफ है और बाकी मेरी 2 छोटी बहनें हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए आपने जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट की और 2019 में सिलेक्शन के बारे में आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। बिल्कुल, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन जून 2019 में कंप्लीट हुआ था तो मैं 2019 में ही एलिजिबल हो पाया था। तो उसके कुछ 3-4 महीने बाद नोटिफिकेशन आ गया था नवंबर में, तो मैंने तब से फिर प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैम। और उस दौरान फिर हमारे बीच में कोविड आ गया था, तो उस दौरान हमें काफ़ी समय मिल गया था मेंस की तैयारी करने, तो फिर उस दौरान मैंने मेंस को अपना काफ़ी अच्छा करा मैम। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में करना चाहिए या नहीं, अगर करना भी चाहिए तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे जो कोचिंग्स वाले हैं वो अलग अलग बताते हैं कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। तो ये जो भ्रम है लोगों में, बच्चों में, उसको आप बताइए क्या करना चाहिए। ये मतलब मैडम ये काफ़ी इंडिविजुअल है, पर मोस्टली मैंने मतलब 3 मेंस दे दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि तैयारी दोनों की साथ में करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। तो जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी, तो यदि हम साथ में तैयार करते हैं तो हमारे जो प्रीलिम्स के फैक्ट रहते हैं मैम, वो हमारे जो मेंस में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि मेंस में 3 मार्कर कुछ भी आ सकते हैं, तो उनमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मेरा मानना है कि तैयारी साथ में ही की जानी चाहिए दोनों की। ठीक है, और आपने अपने नोट्स वगैरह कहाँ से प्रिपेयर किए थे प्रीलिम्स के और मेंस के? क्योंकि जैसे सिलेबस चेंज हुआ है, बच्चों में यह है कि नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं उनके नोट्स कैसे बनाएं, तो नई चीज़ें कहाँ कहाँ से कलेक्ट करें, तो उसके बारे में बताइए कि आप पर सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि आपने कैसे अपने नोट्स तैयार किए हैं। चूँकि मेरा सिलेक्शन तो 2019 में हुआ था, वो जो पुराने सिलेबस पे आधारित था, तो उस समय काफ़ी मटेरियल उपलब्ध था मैडम। एक तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेता था जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आता था, फिर मैंने कुछ ऑनलाइन टेस्ट लगा के रखे थे, तो जो उनकी आंसर कीज आती थी, तो फिर मैं उनसे वैल्यू एडिशन करता था अपने नोट्स में। और फिर जो करंट अफेयर्स के डेटा रहते थे इकोनॉमिक्स, हेल्थ और एजुकेशन के लिए, तो फिर मैं उनसे अपने आंसर को एनरिच करता था मैडम। ठीक है, और अभी जो नया सिलेबस है, तो उसके आपने सारे, अब जैसे मेंस आपने लिखा है उसके बाद भी, तो आपने उसके लिए अपना कैसे मटेरियल तैयार किया, पूरा का पूरा सिलेबस का यूनिट वाइज, क्योंकि हर यूनिट से आने हैं पेपर में। चूँकि यदि हिस्ट्री देखा जाए तो पहले ऐसे कुछ डिवाइड नहीं था। बाकी यदि हम मोटा मोटा देखें तो हिस्ट्री लगभग पुरानी है, जियोग्राफी लगभग पुरानी है, तो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं ये तो पुराने थे। और जो संस्कृति वाला पोर्शन है अपना, वो हम कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं, तो उससे मदद मिल जाती है। और एक जो 5th यूनिट है अपनी हिस्ट्री की, वो रियासत वाली, तो वो भी हम प्रीलिम्स के दौरान पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें बस थोड़ा वैल्यू एडिशन करके उनको मेंस में लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब यदि सेकंड पेपर में बात करते हैं मैम, तो उसमें एक सोशियोलॉजी ऐड हुआ था और लोक प्रशासन। तो सोशियोलॉजी भी हमारा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन एंशिएंट हिस्ट्री से मैच होता था। जैसे आश्रम हो गया, विवाह, संस्कार, कुछ चीज़ें ही नहीं ऐड हुई थी, तो वो आसानी से किसी भी नोट्स में मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि समाजशास्त्र के लिए बच्चों को कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, वो किसी भी एक कोचिंग या फिर खुद के नोट्स बना सकते हैं। फिर एक लोक प्रशासन नया सब्जेक्ट था जिसको लेके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम था। यदि अपन उसके सिलेबस को भी तोड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था, एकदम आसान है कि लोक प्रशासन क्या होता है, महत्व क्या होता है, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन का महत्व। चूँकि हम इकोनॉमिक्स में विकसित विकासशील देश ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें हमको बस लोक प्रशासन का महत्व बताना रहता है। इसमें अपन को ऑप्शनल जैसी कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं रहती, एकदम सामान्य जानकारी चाहिए रहती। तो इसके लिए हम किसी भी कोचिंग के एक नोट्स उठा के यदि हम उसको बार बार रिविज़न करें तो इससे काम हो जाता है मैम।
और फिर बात करते हैं, यदि अपन थर्ड पेपर की बात करें तो उसमें अब क्वेश्चन की प्रकृति काफ़ी न्यूमेरिकल आने लगी है। हमने देखा 21 में भी और 20 में भी फिजिक्स से भी न्यूमेरिकल आए हैं। तो मैम फिजिक्स करने के लिए बच्चों को 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी मतलब 9th 10th की एनसीईआरटी ली और फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स थे, जैसे गति हो गया, प्रकाश हो गया, इसके मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करे, तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और केमिस्ट्री के लिए भी सेम स्ट्रेटजी मैडम, 9th और 10th की एनसीईआरटी उससे बेसिक हो जाता है। और फिर बाकी जो कंप्यूटर्स की यूनिट है वो लगभग जो हमारी 9th यूनिट है प्रीलिम्स की, काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, तो उसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होता। रही बात मैथ्स की मैम, तो मैथ्स के लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो मैथ्स यदि मैथ्स की तैयारी करते हैं तो CSET में भी फ़ायदा मिलेगा, और फिर मैम जो हमारी 5th यूनिट है मैथ्स की उसमें फ़ायदा मिलेगा। और फिर लास्ट के 3 पेपर हैं, जैसे ऊर्जा, मैं अभी थर्ड पेपर की बात कर लेता हूँ। ऊर्जा और पर्यावरण जो पुराने नोट्स में भी था मैडम, मतलब पुराने सिलेबस में, तो उसमें बच्चों को कुछ ऐसी खासा दुविधा नहीं हुई। और फिर जो एक सब्जेक्ट हमारा ऐड हुआ था अभी, भूगर्भ शास्त्र, यदि उसको भी अपन तोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस भूगोल का है, पृथ्वी की उत्पत्ति, प्लेट्स वगैरह। तो इसमें मतलब बस उनने सिलेबस को सिस्टमेटिक करा है। ये बच्चे भ्रम बना लेते हैं कि नया ऐड हो गया, भूगर्भ शास्त्र कैसे करेंगे। तो यदि हम भूगोल की यदि हम ट्रेडिशनल किताबें भी पढ़ते हैं तो इससे बच्चों का आसानी से काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, फिर बाद के 3 पेपर जो हैं, बाद के 3 पेपर, चूँकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि बाद के 3 पेपर को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यदि हम अपनी रैंक और हमारा मेंस का स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं इससे, चूँकि हिंदी बहुत ही सामान्य आती है मैम, एकदम डिफाइन सिलेबस है, उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आता। अलंकार यदि दिए हैं तो 6 प्रकार के अलंकार दिए हैं, 7वें प्रकार का अलंकार भी नहीं पूछेगा। तो एकदम आप कोई सी भी हिंदी की किताब उठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट यदि तैयारी करते हैं तो हिंदी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यदि इंग्लिश में अच्छी कमांड है तो 35 नंबर की लगभग इंग्लिश आती है उसमें, तो इंग्लिश से काफ़ी मदद होती है, तो आप आराम से 130-140 नंबर ला सकते हैं। और इथिक्स में भी मैम, इथिक्स में भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। एक जो लेकिन फिर भी एथिक्स वाला जो पेपर है लोगों को टफ लगता है, क्योंकि उसके अभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चनों का। तो उसको आप कहाँ से, मतलब अपने नोट्स कहाँ से उसके प्रिपेयर किए एथिक्स वाले पोर्शन के? मैम सबसे पहले मुझे लगता है जो बच्चों को इथिक्स में दिक्कत आती है, जो हमारा अध्यात्म वाला जो चैप्टर होता है, निर्गुण, सगुण, ब्रह्म, अद्वैत, वेदांत, ये सब क्या है, बच्चे यहाँ फंसते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये पहले टर्मिनोलॉजीज है अपनी आध्यात्मिक वाली, हमारे दर्शन की, सबसे पहले तैयारी के स्टार्टिंग में इथिक्स के पेपर की ये दर्शन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल का सहारा लेके बस दर्शन क्या है, अद्वैत क्या है, वेदांत क्या है, सगुण, निर्गुण, ये यदि क्लियर कर लें तो उसके बाद इथिक्स इतनी आसान हो जाती है मैम, क्योंकि इथिक्स हम आसपास जो है हमारा वातावरण वही होता है। तो इसके लिए मैं बच्चों को सबसे पहले बोलूँगा, सबसे पहले जो आध्यात्मिक वाले टॉपिक हैं उसको क्लियर करें, उसके बाद इथिक्स पढ़ें, तो फिर काफ़ी मदद होगी उसमें। और केस स्टडी में भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि पहले क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आते थे, और अब दूसरा थोड़ा पैटर्न हो गया है, तो उसमें एक्ट ज़्यादा लिखने हैं या क्या करना है वही नहीं समझ में आता। तो उसमें आपका क्या राय है? केस स्टडी मैडम मतलब हर बार अलग अलग आई है। जैसे हमने जब 2019 का मेंस दिया था तो उसमें केस स्टडी अनसीन पैसेज जैसे आ गई थी कि पर्यावरण का कुछ एक पोर्शन था, प्रदूषण का, उससे ही देख के क्वेश्चन लिखने थे। पर जब हमने 20 का दिया तब उसमें दत्तक पुत्र से संबंधित आ गया था, तो बच्चों को यदि वो पता होगा तब लिखे। पर यदि 21 का देखें तो जो 21 का मेंस हुआ सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग था। एक केस स्टडी व्यक्तिगत भिन्नता से थी और एक हमारी ये बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड थी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे सिलेबस है, हमको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। जो शुरू की 4 यूनिट है हमारी इथिक्स की, तो यदि हम ये 4 यूनिट कर लेते हैं तो उसके बाद केस स्टडी करनी चाहिए। बच्चे करते हैं केस स्टडी से शुरुआत करते हैं, तो इसमें दुविधा आ जाती है मैम। यदि हम सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे जो आयाम है वो विकसित हो जाएंगे और हम बहुत सारे आयामों में सोच सकेंगे, तो उसके बाद केस स्टडी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे वाला पेपर आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम ऐसे वाला पेपर एकदम से तैयार नहीं होता, ये बहुत ही क्रमिक रूप से तैयार होता है। तो जब हम जीएस की तैयारी करते हैं पेपर 1, 2, 3 की, इस दौरान ही तैयार होता है वो, क्योंकि अब तो मतलब ऐसे के जो उसमें एक 25 नंबर का हमको प्रारूप लिखने को आता है तो वो काफ़ी कम हो गया। अब एक 50 नंबर का ऐसे और एक 25 नंबर का ऐसे आता है। तो 50 वाले के लिए बहुत कभी कभी हमारे सिलेबस से ही आ जाता है, जैसे सभ्यता संस्कृति से आ जाता है, कई बार पर्यावरण से आ जाता है। तो इस दौरान यदि हमारे जीएस से आ रहा है
तो इसमें हमको काफ़ी मदद मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल। बस निबंध का एक अलग क्रम होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है, उसमें हम जितने उद्धरण दे सकते हैं, नारे, किसी व्यक्तियों को कोट कर सकते हैं, तो इनसे हम अपने ऐसे को एनरिच कर सकते हैं मैम। तो ये तैयारी के दौरान ही सीखते हैं, तो ऐसे की अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती। यदि हम हमारा जीएस अच्छा है तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हमारा ऐसे भी ज़रूर अच्छा हो जाएगा मैम। तो आपने प्रैक्टिस कब से स्टार्ट की लास्ट के 3 पेपर की? मैम मतलब मैंने सबसे पहले तो प्रीलिम्स ही पढ़ा था, जो हमारा कॉमन सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने मैम लास्ट के 3 पेपर को थोड़ा बाद में ही पढ़ा, क्योंकि हिंदी हमने 10th 11th मतलब 12th तक पढ़ी थी, उसके बाद कॉलेज चले गए थे, तो हिंदी काफ़ी देर से मतलब छूटी हुई थी। तो बीच बीच में मैं 1-1 घंटा देता था हिंदी को, जैसे संधि 1 घंटा पढ़ लिया, समास 1 घंटा पढ़ लिया, ताकि बर्डन ना आए मैम। तो यदि हम हमारे शेड्यूल में 1 घंटा यदि दें हिंदी एथिक्स को तो काफ़ी है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी कब तैयारी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि पहले 3 पेपर कर लेते हैं, फिर हिंदी पढ़ेंगे, फिर एथिक्स पढ़ेंगे। तो उस दौरान यदि ये भी चांस रहते हैं कि बच्चे शुरू के 3 पेपर भूल जाते हैं, क्योंकि मतलब रिवीजन नहीं होता, रिपीटेड रिवीजन। तो यदि हम अपने शेड्यूल में 1 घंटा हिंदी के लिए निकालें, 1 घंटा एथिक्स के लिए निकालें, तो हम 200-200 नंबर के ये 2 जो पेपर हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे रैंक आपकी उसी से डिसाइड होती है, तो आपको डेली आपके जो शेड्यूल है उसमें रखना है लास्ट के 3 पेपर। हाँ। आप उसके लिए धीरे धीरे क्या करते रहें, अपने आंसर्स को एनरिच करते रहें। अब ये बताइए कि जैसे आपको मेंस आप लगातार लिख रहे हैं और आपने 19 में सिलेक्शन लिया, आपको क्या लगता है कमी कहाँ पे रह गई है? आपकी और अच्छी पोस्ट आ सकती थी, तो उसमें क्या कमी रह गई आपके आंसर्स में? हाँ मैम, चूँकि मेरा 19 का प्रथम प्रयास था मैम, और ज़्यादा समय भी नहीं था उस दौरान, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाया करता था। तो मैं एनालिसिस कर रहा था कि 2014 से मैथ्स नहीं आई है। हाँ। मैंने देखा 2014 में नहीं आई है, 15 में नहीं आई, 16 में नहीं आई, 17, 18 में भी नहीं आई। तो मैंने सोचा मैथ्स आ नहीं रही है इतने सालों से, तो मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ। ठीक है। चूँकि मतलब फिर तैयारी नहीं हो पाई मैथ्स की, मतलब मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दिया। अब फिर हमने जब पेपर दिया 3rd पेपर, तो उसमें काफ़ी मैथ्स आ गई, काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। फिर एक दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री के 3 मार्कर थे मैम, वो बहुत ज़्यादा टफ आए थे, मतलब समझ ही नहीं आए थे क्या लिखे। तो मैंने तो 4 से 5 लगभग कोरे छोड़े थे, क्योंकि जो अपन को पता नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। उससे हमारे जो आगे के क्वेश्चन है उस पर हम अच्छे से वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। तो ये जो 2 फैक्टर थे मैम, तो 3rd पेपर की मैथ्स और हिस्ट्री के 3 मार्कर कुछ नहीं बने, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंस में मार्क्स कम रहेगा। तो अभी आप जैसे कंटिन्यू लिख रहे हैं, हाँ, तो आपको जैसे ये रहता है ना कि कुछ पेपर हमारा छूट गया, या ऐसा रहता है कि बच्चों को लगता है अगर पेपर छूट गया तो हमारे मतलब रैंक अच्छी नहीं आती है, या फिर बस अब पेपर ख़राब ही हो गया, छूटना नहीं चाहिए, कंपलसरी है कि आप पूरा करके ही आएँ। बहुत सारे लोग ऐसा फॉलो भी करते हैं कि पेपर कंप्लीट हो, चाहे वो ढंग से हो चाहे नहीं हो। तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए मैम, जितना ज़्यादा पेपर होगा नंबर तो उतने ज़्यादा आएंगे, ये मतलब सीधी सी बात है। हाँ। पर यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे 2021 में एंट्रोपी आया था, विवर्तवाद आया था, तो मैम एंट्रोपी मतलब ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं बना, जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है उनका ये बेसिक क्वेश्चन था, तो उनको बना है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि रिलेटिवली बहुत सारे बच्चों को नहीं बना है। तो इसमें सारे बच्चों को नहीं बना है तो सब ने छोड़ा होगा लगभग, तो इसमें डरने की बात नहीं। पर यदि कोई आसान क्वेश्चन आ जाता है, हमारे सिलेबस का आसान क्वेश्चन आ जाता है, अम्ल क्षार आ जाता है, धातु अधातु आता है, यदि इनको छोड़ रहे हो आप तो इसमें निश्चित रूप से पीछे हो रहे हो आप। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है जो सब करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में छोड़ना ही अच्छा है जो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आगे का पेपर बढ़िया से होगा, तो मुझे ये लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मेंस का जो मेन पेपर होता है वो समझने में भी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन जैसे पूछा होता है कि आप बताइए इसकी विशेषताएं हैं, या आलोचनात्मक इसका विवरण करिए, लेकिन बहुत सारे लोग सिंपल आंसर लिखकर चले आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते, स्पेशली जो नए स्टूडेंट हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है जब आप क्वेश्चन करते हैं मेंस के? तो मैम, जो मेंस का क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन की डिमांड रहती है, अपन को उन्हीं आयों पे आंसर लिखना है, उनके आजू बाजू भी नहीं लिखना है मैम। तो मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। 2019 के दौरान एक हमारी मित्र थी, हमारा ऐसे आया था भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। तो उन्होंने देखा कि पर्यावरण संरक्षण पे निबंध आया, तो उन्होंने निबंध लिख के आया पर्यावरण संरक्षण पे। तो यहाँ उन्होंने मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड थी उनको फुलफिल ही नहीं करा, जबकि क्वेश्चन था भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, तो निश्चित रूप से उनके नंबर काटे गए होंगे। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है। जैसे पिछली बार आया था
हमारी चित्रकला की विशेषताएं आई थी, तो लोगों ने केवल चित्रकला के नाम लिख के आ गए थे मैडम। तो हमको हमारी जो विशेषताएं थी उनको दर्शाना था। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको 2 बार लगभग पढ़ें और उन्हीं आयामों पे आंसर करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें मैम, क्योंकि फिर यदि दूसरे आयाम यदि अपन लिखते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन तो कटना ही है और हमारा समय भी वेस्ट होगा मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये बताइए कि जैसे आपने नोट्स बनाए, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिनॉप्सिस हमारे पास होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सिनॉप्सिस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो आपके मतलब जो आपकी कॉपी है, आप उसको रिवाइज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका क्या मानना है, सिनॉप्सिस होने चाहिए या नहीं? अगर होने भी चाहिए, तो वो बनाने कैसे हैं हमें प्रॉपर सारा? चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है मैम बिल्कुल। और हमको रिपीटेडली रिवीजन करना है, कि यदि हमारा रिवीजन रहेगा तो हमारे माइंड में थॉट्स जल्दी आएंगे और हम उसको लिख पाएंगे, तो हमारा पेपर नहीं छूटेगा। तो मुझे लगता है सिनॉप्सिस ज़रूर बनाना चाहिए। कुछ टॉपिक हैं जिनको लगता है कि यदि ये मतलब मैं अपनी बुकलेट से ही पढ़ लेता हूँ, इसको मैं और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता, तो उनके छोड़ सकते हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। पर अब यदि कुछ टॉपिक हैं, जैसे फर्स्ट पेपर ले लो, तो वहाँ पे मेंशन है कि क्रांतिकारी आंदोलन हो गए, जनजाति विद्रोह हो गए, कृषक विद्रोह हो गए, और अभी यदि अपन अभी का ट्रेंड देखेंगे तो एक ना एक 2 विद्रोह आने ही हैं। तो हम क्यों ना यदि इनके सिनॉप्सिस बना ले कि कहाँ का विद्रोह था, क्षेत्र क्या था, वर्ष क्या रहा, इनके मतलब प्रणेता कौन थे, नेता कौन थे। अब यदि हम नोट्स बार बार पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारी डिटेल्स दी रहती हैं। यदि ये सिनॉप्सिस हमारे तैयार रहेंगे मैम, तो ये जो हम यदि 5 में भी आ गया, 3 में भी आ गया, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख देंगे। तो मुझे लगता है सिनॉप्सिस बनाने चाहिए और बच्चों को टॉपिक देखना चाहिए। यदि टॉपिक बुकलेट में छोटा दिया है, यदि हम रिवीजन कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो उनके सिनॉप्सिस नहीं बनाने चाहिए। अब जैसे बहुत कई बड़े बड़े टॉपिक रहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, ये हम यदि बुकलेट पढ़ें हमारी या किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ें, तो उसमें तो 3-4 पेज का विवरण रहता है, परिणाम 3-4 पेज का, पृष्ठभूमि 3-4 पेज की, उनको रिवीजन कैसे करेंगे मैम? तो इसके लिए हमको पता है कि 1857 की क्रांति है हमारे सिलेबस में, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, पृष्ठभूमि, प्रणेता, महत्व, परिणाम, क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन कौन है। तो इन आयामों पे यदि हम सिनॉप्सिस बना लें तो हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी और हम रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो बड़े टॉपिक हैं उनके तो बिल्कुल सिनॉप्सिस तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो जैसा सर ने बताया कि सिनॉप्सिस बनाना बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा टॉपिक लगता है कि आप बना सकते हैं उसके। जो बड़े टॉपिक हैं उनको बार बार आप बहुत बड़ी चीज़ों से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा। उसके सिंपल सिंपल नोट्स बना के रखें, प्रॉपर आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड कर सकता है। अब आप ये बताइए कि जैसे 6 दिन 6 पेपर लगातार होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्पेशली अगर पेपर बिगड़ गया हो, तो इसमें मतलब अपने मानसिक स्थिति को कैसे समतुल्य रखें? मतलब बिल्कुल ऐसा कि हाँ, हम प्रेशर नहीं लेंगे, अगला पेपर हमारा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अभी लगातार पेपर लगे हुए हैं। अभी आपको पता है 23 का होगा, 22 का होगा, फिर 24 का होगा, तो लगातार जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उनको कैसा मतलब अभी से अपना माइंडसेट डेवलप करना है पेपर के लिए, मेन एक मतलब एन एग्जामिनेशन हॉल के लिए। मैम जैसा कि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है मैडम, यदि पेपर छूटता है तो घबराहट होती है। यदि लगता है कि लगातार 6 दिन देना है तो अपने माइंड को कैसे सस्टेन रखें 6 दिन, नींद नहीं होती। तो मैम ये एकदम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट, उसको अपने लेवल पे ही करना चाहिए। तो उसकी जो भी अभिप्रेरणा है मैम बच्चे की, उसको अपने दिमाग में बनाई रखनी चाहिए। उसको अपने आप को समझाना चाहिए कि मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, मेरा पर्याप्त रिवीजन है, मेरे पढ़े हुए बाहर से कुछ नहीं आएगा। और यदि मेरा छूट रहा है मैम, तो यदि मेरा छूट रहा है तो बहुत सारे लोगों का छूटेगा, तो ये रिलेटिवली सब लोग पीछे हो रहे हैं। तो इसमें यदि हम इस भ्रम में आ जाते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि मेरा फर्स्ट पेपर छूट गया है, तो जो आगे के पेपर रहेंगे वो बिल्कुल आसान आते हैं, तो उनमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारी रैंक गिर सकती है मैम। तो जो हो गया है उसको कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि मेरा छूटा है, बहुत सारे लोगों का छूटा होगा, रिलेटिवली सब पीछे होंगे, आगे के पेपर हैं उनमें मैं बेहतर करके उनसे आगे निकल सकता हूँ। तो ऐसा अपन को माइंड डेवलप करना है मैम। और ये 6 दिन जो रहते हैं उसमें बिल्कुल नींद नहीं आती मैम। जब मेरा मतलब पहला प्रयास था 19 में, तो मुझे भी नहीं आई थी, काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आई थी। तो एकदम ये बेसिक ह्यूमन नेचर है मैम। तो इसके लिए अब हमको खुद को ट्रेन करना होता है। तो फिर उसके आगे जब मैंने पेपर दिए जो है 2020 और 21 में, तब मुझे समझ में आया कि पेपर के 5-6 दिन पहले से हमको जो हमारी एग्ज़ाम की रूटीन है
वो एकदम चेंज करनी चाहिए। कई बच्चे निशाचर प्रकृति के होते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो शेड्यूल हमको 5-6 दिन पहले से एकदम हमारा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड शेड्यूल है वो कर लेना चाहिए। 7-8 बजे उठना चाहिए, 10 बजे से कुछ लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि हम मतलब जिस टाइम हमारा एग्ज़ाम है उस समय यदि हम वो क्रिया करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस दौरान अच्छे से एक्टिव रहता है और बेहतर परिणाम आते हैं। तो 5-6 दिन पहले से हम उठें, प्रॉपर टाइम में उठें, उस दौरान थोड़ा लिखें और अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने प्रियजनों से बात करें, शाम में वॉक करें और बिल्कुल हेक्टिक मत सोचें, क्योंकि यदि 5-6 दिन पहले यदि मतलब कुछ नया पढ़ लिया तो उस टेंशन होगी। अब इतने सालों की मेहनत है तो मतलब वो कभी ना कभी अपन को याद रहता है मैम। और यदि नहीं भी पढ़ा है तो उस दौरान फिर इतने साल नहीं पढ़ा, 5-6 दिन में पढ़ के क्या कर लोगे? इसलिए जो पढ़ा है उसको रिवीजन करें, एकदम रिलैक्स रहें, अपने आप को बार बार बताएं कि मैंने सब पढ़ लिया है, मेरे पढ़े से कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो ये अपने एक माइंड को संदेश देते रहें, क्योंकि माइंड हमारा बहुत ही चंचल रहता है, उसको जैसे थॉट्स देंगे मैम वो वैसे प्रोसेस करेगा। तो उसको हमेशा अच्छे थॉट्स दें कि मैंने पढ़ लिया है सब कुछ, मेरे पढ़े से कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो ये अपने माइंड को ट्रेन करना होगा मैम, इसलिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है, पेपर के पहले कैसे अपने माइंड को बताना है कि हाँ ठीक है अभी मुझे पेपर लिखना है, सुबह से उठ के 6 दिन लगातार अपने माइंड की प्रैक्टिस करवानी है। और सिंपल सी बात, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि सब ठीक है ना। आपने सुना ही है 3 इडियट्स का, ऑल इज वेल, तो बस वही करना है अपने को और अच्छे से आराम से पेपर देना है। जैसे आप लगातार अभी मेंस लिख रहे हैं, अभी 2019 का रिजल्ट तो बहुत लेट आया है, तो उसके अलावा भी आपने 20 का लिखा, 21 का मेंस लिखा, तो जब रिजल्ट आता है फिर नहीं होता, फिर उसके बाद डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई, फिर से करना है। लेकिन वो पता होता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में, स्टार्टिंग से शुरू करना है, प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो आपको ये सारे जो फेजेस हैं, आपने उस चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, डीमोटिवेशन जो रहता है उसको कैसे आपने कम किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइए बच्चों को, क्योंकि अभी ये लंबा फेज खिंच जाता है, कुछ कुछ बच्चों को बहुत 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं, तो उससे कैसे उभरे? बिल्कुल मैम, निराशा तो होती है, दुख भी होते हैं बच्चे, क्योंकि मतलब इतने सारे पेपर देते हैं, किसी में नहीं होता तो बिल्कुल निराशा आती है। मैंने 2020 का इंटरव्यू दिया था और मेरा अंतिम चयन सूची में मतलब मेरा नाम नहीं आया था, तो मैं भी निराश था मैम। तो चूँकि मैं उस दिन काफ़ी निराश था, पर पता नहीं मुझे अंदर से कहाँ से ऊर्जा आई, मैं अगले दिन से ही वापस लाइब्रेरी जाने लगा। मैंने 21 के मेंस की तैयारी वापस चालू कर दी। मैंने ये ख्याल निकाल दिया था कि 2019 का परिणाम आने वाला है, मैं भूल गया था उसको। चूँकि कोर्ट केस इतने लंबे चल रहे थे तो मुझे लगा कि इसमें तो अभी काफ़ी समय लगेगा, मैं आगे की तैयारी करता हूँ। तो मैम हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला ही है मैम, चूँकि परिवर्तन तो होंगे, निराशा भी आएँगी, डीमोटिवेट भी होंगे बच्चे, जो कि मैम बिल्कुल स्वाभाविक है। पर हमको हमारे माइंड को ऐसे बताना है कि जो है भाई, एक दिन डिप्रेस हो ले, एक दिन ये हो ले, पर अगले दिन से तू लाइब्रेरी जा। तू इतने साल से मेहनत कर रहा है तो तेरा कहीं ना कहीं भला होगा। क्योंकि एक बार मेरी चाची ने बोली थी कि बेटा शिखर, प्रकृति कभी किसी की मजदूरी नहीं मारती। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठी रही। तो मैंने सोचा मैं निरंतर प्रयास करते रहता हूँ, कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा। 20 नहीं होगा तो 21 होगा, 21 नहीं होगा तो 22 होगा। चूँकि मतलब मैंने अपने आप को समझाया कि एक ना एक दिन कभी ना कभी होगा। तो बच्चों को भी यही सोचते रहना चाहिए कि यदि जैसे 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, तो 21 की तैयारी करें, 22 की तैयारी करें, 23 की तैयारी करें। क्योंकि अब लाइन से ही प्री मेंस इंटरव्यू होने हैं। एमपीपीएससी का शेड्यूल बिल्कुल अब कैलेंडर के अनुसार होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैम एक दिन निराश हो लें, पर फिर अपने आप को बताएं कि आपने तैयारी क्यों की थी, अपने परिवारजनों से इतने दूर क्यों आए हैं, आपके क्या सपने हैं। एक रिजल्ट मात्र से आप वापस निराश होकर बैठ नहीं सकते। तो बिल्कुल आपको अगले दिन लाइब्रेरी आना है, अपना नया शेड्यूल बनाना है। यदि प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स का पढ़ना है, मेंस है तो मेंस का पढ़ना है, और अपने माइंड को एकदम स्टेबल रखना है मैम। तैयारी के दौरान माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो हमको सारे नकारात्मक विचार हटा के हमारे जीवन में जो जो सकारात्मक चीज़ें हुई हैं या जो भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग लोग रहते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे मेरे चाचा मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, तो मैं कभी फेल होता था तो मैं उनसे बात करता था, तो वो मुझे काफ़ी ऊर्जा प्रदान करते थे। तो सबके व्यक्तिगत रूप से ऐसे परिवारजन होते हैं, मित्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो निरंतर उनसे बात करते रहें, वो हमें लगातार मोटिवेट करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे मतलब तैयारी के दौरान बिल्कुल अकेले बिल्कुल ना रहें मैम।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, मतलब वो ना उनका कोई फ्रेंड सर्कल होता है, ना घर में भी 3-4 दिन से बात नहीं करते। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये हमारे माइंड को प्रभावित करती हैं और हमारी कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो निरंतर अपने परिवारजनों से बात करते रहें, वो कभी आपको मतलब निराश नहीं करेंगे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाएँ, ऐसे लोग बनाएँ जो मोटिवेट करते रहें। तो मैम ये कहना चाहूँगा मैं इस बारे में। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे, आपको एक फ्रेंड सर्कल अच्छा बना के रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अकेले नहीं रहना है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और डीमोटिवेट होते हैं फिर। ठीक है, आपको एक मेंटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी लाइफ में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ठीक है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बताई हमें। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को इससे हेल्प भी मिलेगी, जो आने वाले टाइम पे पेपर देंगे या अभी दे रहे होंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत सारा आभार कि मुझे आप इस मंच पे बुलाया और मैं दूसरे जो मेरे भाई बहन हैं छोटे बड़े उनको प्रेरणा दे सकूं। आपका बहुत ज़्यादा आभार मैडम। धन्यवाद।